IC33 हिंदी नोट्स। आज IRD का एग्ज़ाम बहुत सारे लोग देना चाहते हैं, लेकिन एक ही मेन इशू आता है कि 50 घंटे की ट्रेनिंग। बहुत से लोग उस ट्रेनिंग में चले भी जाते हैं, लेकिन फिर भी अच्छी सफलता हासिल नहीं कर पाते। तो यहाँ पर एक कोशिश की गई है विनेश कुमार शर्मा के द्वारा कि उन तक वो जानकारी पहुँचाई जा सके जो उनके कंसेप्ट क्लियर करने में मदद करे और वो IRD का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। तो ये जो नोट्स हैं, ये बेसिकली उसी ढंग से बनाने की कोशिश की गई है ताकि इसमें हर तरह का जो मेन पॉइंट है वो कवर हो सके। देखते हैं किस तरह के पॉइंट्स हमने इसमें लिए हैं। शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से। यहाँ पर बीमे के अर्थ के बारे में बात की गई है। बीमा का अर्थ क्या है? बीमा का अर्थ है आर्थिक मूल्यों की सुरक्षा या वित्तीय लक्ष्यों की सुरक्षा। आर्थिक मूल्यों की सुरक्षा या वित्तीय लक्ष्यों की सुरक्षा, इसको एक बार एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपके पास कोई एसेट्स है। एग्जाम्पल लेते हैं एक मोबाइल से। एक मोबाइल जिसकी कीमत हम मान लेते हैं 20,000 रुपए। अब ये हमारे लिए जो मोबाइल है उसकी एक कीमत है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे आर्थिक मूल्य, इसका एक मूल्य है। आर्थिक मतलब फाइनेंशियल वैल्यू। तो यहाँ पर इसकी एक वैल्यू है 20,000 रुपए। और ऐसे ही कुछ लोग प्लानिंग करते हैं। मान लीजिए किसी को अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए प्लान करना है, तो ये एजुकेशन के लिए जो प्लान करेंगे और 20 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं। दोनों ही के सिचुएशन में एक हम कहते हैं चाइल्ड की एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं और दूसरा हम मोबाइल के आर्थिक मूल्य की बात कर रहे हैं। यहाँ पर लक्ष्य की बात हो रही है और यहाँ मूल्य की बात हो रही है। अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि मोबाइल जो है चोरी हो सकता है, टूट सकता है, इसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो हमें, अगर हमारा मोबाइल है तो उसका नुकसान हमें होगा, इसीलिए हम इसका इंश्योरेंस करेंगे, इसका हम बीमा कर देंगे। तो बीमे से क्या होगा कि अगर ये चोरी हो जाता है तो जो भी कंपनी इसका इंश्योरेंस करेगी वो कंपनी हमें जो जितने का भी बीमा होगा उतने पैसे हमें देंगी। वैसे ही अगर मान लीजिए एक चाइल्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं, कोई पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के लिए 20 लाख रुपए जोड़ना चाहते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य है, वो इस हिसाब से इंश्योरेंस करवाते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता उस व्यक्ति के साथ कुछ हो जाए तो जो उसने बीमा का जो लक्ष्य, वित्तीय लक्ष्य रखा है, बच्चे की एजुकेशन, वो पूरा हो सके। तो जिस किसी की भी वैल्यू है, कोई भी चीज हुई, ये गाड़ी है, ये ह्यूमन बीइंग है, कोई आदमी है, कोई औरत है, जिस किसी की भी वैल्यू है और या कोई लक्ष्य प्राप्ति है, उसका हम बीमा कर सकते हैं। अब आप यहां पर देखेंगे, मैं आपको बताता हूं बीमा काम कैसे करता है। होता क्या है, अगर 20,000 रुपए का एक मोबाइल हमने लिया, अगर किसी व्यक्ति विशेष का ये मोबाइल होता, अगर बीमा कोई ना कराता या बीमा जैसी कोई फैसिलिटी नहीं होती, तो या बीमा नहीं होता, तो ये 20,000 रुपए अगर मिस्टर ए का मोबाइल है और ये गुम हो जाता तो मिस्टर ए को 20,000 रुपए की चपत लगती। लेकिन ऐसे ही लोगों ने सोचा, मिस्टर बी के पास भी एक मोबाइल था, ऐसा ही मिस्टर सी के पास भी एक मोबाइल था, मिस्टर सी के पास भी एक मोबाइल था, वो भी 20,000 रुपए का था। तो इन्होंने क्या सोचा, अगर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि अगर हमारा मोबाइल चोरी हो तो हमें कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पूल बनाया, उन्होंने एक पूल क्रिएट किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम इसमें एक कुछ भी राशि, 10 रुपए कह लीजिए, 1,000 रुपए कह लीजिए, और हजार हजार रुपए इन्होंने डालने शुरू किए। और ये फैसला किया कि जिस किसी के भी मोबाइल को नुकसान पहुंचेगा ये पैसा उसको दे दिया जाएगा। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे ए का जो मोबाइल था वो चोरी हो गया, तो ए का कितने का नुकसान हुआ, 20,000 रुपए का। लेकिन क्योंकि उसने इस पूल में हिस्सेदारी की थी और इसके साथ ये बात सहमत इस बात पे सहमति की गई थी कि अगर ये मोबाइल चोरी होगा तो ये पैसे उसको दे दिए जाएंगे। तो ए का 20,000 का नुकसान हुआ था, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ 3 लोग थे, तो ये 3,000 रुपए मिस्टर ए को मिल गए।
या अगर हमारे पास यहाँ ऐसे 20 लोग होते जो हजार हजार रुपए कंट्रीब्यूट करते, तो मिस्टर ए का नुकसान पूरी तरह से भरपाई हो सकती थी। तो इंश्योरेंस बेसिकली जो चला वो शेयरिंग के कंसेप्ट के हिसाब से चला कि किस तरह से हम रिस्क की पूलिंग कर सकते हैं। तो ये आप देखिए, रिस्क माने जोखिम, जोखिम का पूल बनाना, समान जोखिम को एकत्रित करना। मतलब मोबाइल सबके पास था, बी के पास भी था, सी के पास भी था, डी के पास भी था, ये समान मोबाइल वाली चीजें थी, उसका एक रेट फिक्स था, तो उन्होंने उसका पूलिंग किया कि अगर किसी का भी मोबाइल चोरी होगा तो ये पैसे उठा के उसको दे दिए जाएंगे और फिर एक पूल बनाया जाएगा। तो इंश्योरेंस में बेसिकली रिस्क का एक पूल बनाया जाता है और वो अमाउंट उसको दे दिया जाता है, रिस्क में शेयरिंग हो जाती है। कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, तो पूल बनाना और जो समान जोखिम की चीजें हैं उनको एक जगह इकट्ठा करना ताकि रिस्क को कम किया जा सके। अब यहाँ पर देखिए, पूल में जमा राशि आपदा से पीड़ित लोगों के नुकसान की भरपाई के लिए किया जाता है। आपदा क्या है? वो एक अप्रिय घटना है जिससे हानि उत्पन्न होती है। अब बहुत से लोग पूछते हैं आपदा, यहाँ पर जो वर्ड हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा अगर आप हिंदी में एग्जाम दे रहे हैं तो आपदा की जब बात हो रही है तो आप देखिए कि इसके ऊपर 20,000 रुपए की आपदा आन पड़ी थी, जो पूलिंग ऑफ रिस्क के हिसाब से इसके नुकसान को कम किया गया। ठीक है ना? तो ये जो पीड़ित कौन था? पीड़ित ए था। ये लेकिन ये घटना बी के साथ भी घट सकती थी, सी के साथ भी घट सकती थी, और कोई अगर डी होता तो उसके साथ भी ये घटना घट सकती थी। तो इसीलिए इंश्योरेंस इसलिए कराया जाता है, एक तो कि जो नुकसान हो उसको कम किया जा सके, और दूसरा दूसरों का सहयोग इसमें जरूरी होता है। जोखिमों का संग्रहीकरण इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें क्या किया गया है इसमें, अब जोखिम को कैसे और अच्छी तरह से इन्होंने कोशिश की कि 20-20 हजार रुपए का एक पूल बनाया था, लेकिन उस पूल में भी उसकी पूरी तरह सुरक्षा नहीं थी। मान लीजिए उन्होंने एक पूल बनाया था, हजार हजार रुपए एकत्रित करके ए ने बनाया, बी ने बनाया, सी ने बनाया और डी ने, इन्होंने पैसे यहाँ पर एकत्रित करे। अब एकत्रित करने के बाद ऐसा हो सकता था कि शायद इसको कोई चोरी कर लेता, कोई ऐसा व्यक्ति होता जो इसकी चोरी हो जाती, मतलब ये जो पूल था इसको ही नुकसान हो पहुंच सकता था। तो इसके लिए क्या किया गया, इस पूलिंग को कई जगह डिवाइड कर दिया गया कि कुछ हिस्सा इसका जो है वो बैंक में रखा जाए। अब दो बंदों के अगर मोबाइल चोरी हो गए तो पैसे तो हमारे पास 20,000 ही थे, जैसे 20 लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, तो हम इसको बढ़ाना भी चाहते थे, इसको अलग अलग कर दिया गया, अलग अलग जगहों पर इस पैसे को रखा गया कि बाई चांस कभी ऐसा हो कि एक हिस्सा जो है को नुकसान पहुंचे तो कम से कम वो जो पूल में पड़ा पैसा है वो काफी हद तक बचाया जा सके। तो यहाँ पर क्या किया, संग्रहीकरण कर दिया गया उसको, विशाखान, उसको अलग अलग जगहों पर, उस जो निधि को, जो ये फंड बना उसको अलग अलग जगह रख दिया गया ताकि रिस्क को फर्दर शेयर किया जा सके। इन लोगों ने तो पैसा इकट्ठा यहाँ किया था, चोरी हो गया, आग लग गई, कोई लेके भाग गया, कुछ भी होता, तो इसके लिए उस रिस्क को फर्दर अलग अलग जगहों पर उन्होंने जो फंड था उसको रखा ताकि जोखिम का संग्रहीकरण हो सके। पारस्परिकता, अलग अलग जगहों से निधियां एकत्रित करके एक जगह रखना। पारस्परिकता जो उसका उल्टा है, जहां पर भी वो निधियां रखी हुई हैं उनको एक जगह एकत्रित करना। ठीक है, मतलब अगर हमने कहीं पर कोई फंड रखा है तो उसे हमें वापस भी एक जगह लाना पड़ेगा। तो अब इसका अंतर समझिए कि अगर हम कह रहे हैं विशाखान, विशाखान का मतलब है उस निधि को, जो एक निधि हमारे पास थी उसको हमने डिवाइड कर दिया, और पारस्परिकता हमने उनको वापस एक जगह एकत्रित कर लिया। अब बात करते हैं, कुछ टर्म्स यहाँ पर दी गई हैं जिनको हमें ध्यान से देखना है। जैसे आप देखेंगे बीमा धन, बीमाकृत धन, आश्वस्त राशि, इंग्लिश में इसको सम एश्योर्ड कहते हैं, बीमा पर लिया गया सुरक्षा धन। बेसिक थोड़ा कंसेप्ट की बात करें तो आप देखिए कि अगर मान लीजिए 20 लाख रुपए का किसी ने बीमा कराना है, अब जरूरी तो नहीं है कि वो इसके लिए पूरी पेमेंट ही कर सके, या कहें कि 20 लाख रुपए का किसी का मकान है,
घर है, लेकिन उसके लिए जो लागत आती है इंश्योरेंस कराने के लिए, जिसको हम प्रीमियम कहते हैं या प्रतिफल कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, उसके लिए काफी बड़ी लागत आती है। लेकिन 20 लाख रुपए घर का जो बीमा है वो नहीं करा पा रहा लागत के कारण, उसने 10 लाख रुपए का बीमा कराया। तो ये जो बीमा जिसके लिए वो किस्त भर रहा है जितने अमाउंट के लिए, उसको हम कहते हैं बीमा धन। उसकी वैल्यू के बराबर नहीं। घर की वैल्यू जो है वो 20 लाख रुपए थी, लेकिन उसने बीमा कराया 10 लाख रुपए का, जिसके लिए जो बीमा बीमित व्यक्ति है वो, या जो बीमित वस्तु है, उसके लिए हम लगातार किस्तें भरेंगे। ठीक है। लेकिन किस्तों को प्रीमियम कहा जाता है, और जितने अमाउंट तक, जितने धनराशि तक वो बीमा किया गया, उसको हम बीमा धन कहते हैं। यहाँ पर जो बीमा धन है, या बीमाकृत धन कहें, या आश्वस्त राशि कहें, बीमा पर लिया गया सुरक्षित धन, मतलब इतना अमाउंट, जितने की पॉलिसी हो रही है, उस अमाउंट को हम सम एश्योर्ड कहते हैं, बीमाकृत राशि कहते हैं। अभिकर्ता, अभिकर्ता एजेंट, जो हम, जिसके लिए आप ये एग्जाम दे रहे हैं, उसको एडवाइजर बोलते हैं, सलाहकार बोलते हैं, परामर्शकर्ता भी बोलते हैं, और अभिकर्ता भी बोलते हैं। वो सारी चीजें एक जैसी ही हैं। प्रस्तावक, जो लोग बीमा के लिए प्रस्ताव करें। अब बीमा कंपनी जैसे कुछ भी है, चाहे LIC है या कोई दूसरी कंपनी है, उसने क्या किया, एक पॉलिसी बनाई। अब जिसने वो पॉलिसी लेनी है, ठीक है, अगर राम हमारे पास कोई कस्टमर है और वो पॉलिसी लेना चाहता है, तो वो प्रस्ताव करता है कि हाँ ये पॉलिसी मुझे चाहिए, तो राम जो है वो प्रस्तावक हो गया। इंग्लिश में इसको हम प्रपोजर भी कह सकते हैं। राम जो है प्रस्तावक है, इसको हम प्रपोजर भी कह सकते हैं। लेकिन कई बार जो बीमा है वो राम अपनी जिंदगी पे ना लेके वो अपने बच्चों के नाम पे लेना चाहता है। राम का बच्चा है श्याम, तो जो श्याम है, बीमा उसके नाम पर लिया गया है, तो वो तो हो गया लाइफ एश्योर्ड, उसको बोलेंगे बीमित व्यक्ति, इसके नाम पे लिया गया है। प्रस्तावक है राम, राम ने प्रस्ताव किया है कंपनी LIC को पॉलिसी के लिए। तो ये थोड़ा सा अंतर आप समझिए। जो प्रपोजर है उसको प्रस्तावक कहा गया है, जो बीमित व्यक्ति है जिसके नाम पे बीमा लिया गया है, वो बीमित व्यक्ति है, और ये कंपनी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसमें समझने का अंतर ये है कि जो राम है और ये श्याम है, अगर राम प्रपोजर भी हो सकता था, प्रस्तावक भी हो सकता था, और बीमित व्यक्ति भी हो सकता था, अगर वह अपने नाम पे पॉलिसी लेता तो। लेकिन नॉमिनी श्याम जो है वो माइनर है, 18 साल से कम है, और पॉलिसी इसके नाम पे लेनी है, लेकिन प्रस्तावक वह खुद नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। ठीक है। प्रपोजर के लिए 18 साल की आयु या इससे अधिक होनी चाहिए। तो राम जो है वो प्रस्तावक, ये बीमित व्यक्ति और पॉलिसी, और ये जो पॉलिसी करती है कंपनी, उसको इंश्योरर बोलते हैं। और जब वो पॉलिसी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो श्याम जो है, यहां प्रस्तावक हो गया जो प्रस्ताव करे, पॉलिसी धारक, पॉलिसी या बीमा का मालिक। प्रस्तावक भले ही राम ने किया है, लेकिन जब श्याम मेजर हो जाएगा तो श्याम उसका मालिक होगा। तो बेसिकली श्याम जो है वो हुआ पॉलिसी धारक। बीमित, अब पॉलिसी धारक में थोड़ा सा अंतर है। जब तक 18 साल का राम नहीं हो जाता, सॉरी, श्याम 18 साल का नहीं हो जाता, तब तक उस पॉलिसी का जो असली मालिक है वो राम है। 18 के बाद वह पॉलिसी श्याम के नाम पर आ जाएगी पूरी तरह से, और श्याम उसका मालिक होगा। ठीक है। यहाँ पर बीमित, बीमित पहले दिन से ही, बीमा जो हुआ है वो श्याम का हुआ है, तो पहले दिन से ही श्याम इसमें बीमित व्यक्ति है। नॉमिनी, नॉमिनी के केस में अगर मान लीजिए राम अपने नाम पे पॉलिसी कराता, तो खुदा ना खास्ता राम के साथ कोई दुर्घटना होती, तो राम सीता को नॉमिनी बनाता, नमिति बनाता, कि कोई दुर्घटना होने की स्थिति में सीता को उस पॉलिसी का फायदा मिले। तो सीता को कहेंगे नमिति या नॉमिनी। बीमित की मृत्यु के बाद लाभान्वित होने वाला व्यक्ति जो है, उसको ये
कहा गया है। अब जोखिम जोखिम की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती। ये नहीं कहा जाता कि कैसे वो जोखिम आ सकता है। हानि होने की संभावना ही जोखिम है, और जोखिम के होने का कारण है आपदा। आप इस चीज को समझिए, इससे सवाल जो है पेपर में बन जाता है। कोई निश्चित परिभाषा नहीं है इसकी, कैसे भी हो सकता है, पर्टिकुलर डिफाइन नहीं है। और ये हानि की संभावना ही जोखिम है। अगर किसी चीज को कुछ हो सकता है, इसका मतलब उसको जोखिम है। और जोखिम का जो कारण है वो आपदा है। कभी भी आपदा आ सकती है, तो जोखिम हो सकता है और हानि हो सकती है। अब जोखिम के बोझ, यहां जब हम कहते हैं जोखिम के बोझ, बेसिकली जोखिम कैसे होता है, तो उन्होंने जोखिम को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, विभाजित किया है। एक प्राथमिक बोझ, जिसको इंग्लिश में प्राइमरी कहेंगे, और दायित्विक सेकेंडरी। तो प्राथमिक बोझ क्या है? जिसकी प्रत्यक्ष रूप से भरपाई हो सकती है, डायरेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई, तो हमें मालूम है उसकी डेथ हो गई है, और उसके ऊपर पॉलिसी 5 लाख रुपए की चल रही थी, तो उसको हमें 5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। ठीक है, डायरेक्ट है ये, बिल्कुल ये साफ है। तो प्रत्यक्ष रूप से भरपाई हो सकती है कि 5 लाख रुपए। लेकिन जोखिम का जो दूसरा कारण है वो क्या है? वो कह रहा है कि मानसिक तनाव। मानसिक तनाव को हम नाप नहीं सकते कि कोई किसी व्यक्ति को किस तरीके का मानसिक तनाव है, वो हम नहीं नाप सकते हैं। इसीलिए उसको हम इनडायरेक्ट या सेकेंडरी बोझ कहेंगे। इनके कारण, इन जोखिमों के कारण, किसी का जैसे एक्सीडेंट की बात हो गई, कोई दुर्घटना हो रही है, तो वो प्राइमरी है, उस टाइम हम जोखिम को नाप सकते हैं। लेकिन अगर किसी के साथ दिमागी संबंधी कोई परेशानी है, मानसिक तनाव है, वो व्यक्ति परेशान है, उसको नापने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। तो इस तरह की दो चीजों को हम जोखिम के बोझ कहते हैं। अब जोखिम का प्रबंधन, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा आप देखिए इस चीज को, कि जोखिम को कैसे मैनेज कर सकते हैं हम। आपको मालूम है कि आपको किसी चीज से परेशानी होने वाली है, ठीक है, तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, उस जोखिम को कैसे मैनेज करेंगे? जोखिम को टालना। तो पहला जो प्रबंधन है कि हम कोशिश करें कि वो जोखिम टल जाए। ठीक है, टालने का मतलब क्या है? मेरे को मालूम है कि रोड में कहीं एक गड्ढा है, अंधेरे में जाएंगे तो उसमें गिर सकते हैं। तो इसके लिए एक तरीका ये है कि हम वहां से रास्ता चेंज करके जाएं। तो वो एक तरह से जोखिम को टालना हो गया, लेकिन इसको एक नेगेटिव तरीका माना जाता है। ठीक है, क्यों नेगेटिव तरीका है? कि आप टाल सकते ही नहीं हैं। आप दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, वहां पर भी गड्ढा है, तो जोखिम को आप टाल नहीं सकते। हाँ, लेकिन नेगेटिव तरीका है, लेकिन आपने कोशिश की, तो इसको जोखिम का प्रबंधन के अंदर ही रखा गया है कि ये एक नेगेटिव तरीका है, लेकिन जोखिम को टालना भी एक मैनेज करना है उसको। दूसरा, कुछ लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जिसकी जेब में बहुत सारे पैसे हैं, एक रईस व्यक्ति जो ऑडी कार में आता है, इसके पास 20,000 रुपए का मोबाइल है। अगर यह गिर भी जाता है, मोबाइल चोरी भी हो जाता है, और इसको इंश्योरेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह इस कॉस्ट को बियर कर सकता है, वो इस 20,000 रुपए के घाटे को खुद सह सकता है। इसीलिए उसको बोलते हैं जोखिम प्रतिधारण। वह उसका उसका जो नुकसान होगा वह उसको खुद सह सकता है, इसीलिए उसको जोखिम प्रतिधारण बोलते हैं। जोखिम ह्रास एवं नियंत्रण, घटना के अवसर को कम करना ही हानि का रोकथाम है। हानि की मात्रा को कम करना ही हानि कम करना है। इसमें क्या कर रहे हैं हम ऐसी अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जिससे ये घटना घटे ही ना। मोबाइल घर से लेके ही ना चलें, तो शायद घटना घटेगी ही नहीं। रोड पे हम घर पे ही रहें, तो शायद कोई सा रोड हो, चाहे वो नेगेटिव का तरीका, चाहे पहला रोड हो चाहे वो दूसरा रोड हो, तो नेगेटिव घटना घटने की उम्मीद ही नहीं रहेगी। तो वो एक तरीका हो गया कि हम घटना के अवसर को ही कम कर देते हैं, हानि ही रोकथाम, तो किस तरह का होगा ही नहीं। अब जोखिम वित्तीयन, जैसे जोखिम वित्तीयन उसी तरह से है जैसे हमने कहा जोखिम प्रतिधारण, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। स्व वित्तीयन द्वारा जोखिम प्रतिधारण, कि उसने खुद वो उस पैसे को का जो नुकसान है वो सह सकता है, तो उसको उसको बोलेंगे जोखिम प्रतिधारण।
वित्तीयन भी कब होगा, मतलब उसने पैसा किसी तरह से मदद किसी से नहीं ली, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई खुद ही करी। इसका मतलब ये हो गया, कुछ लोग तो इच्छा से इस तरह के नुकसान को सह लेते हैं, और कुछ लोग मजबूरी में, जिन्होंने बीमा नहीं कराया होता। अब मान लीजिए किसी के पास एक मोबाइल है और उस मोबाइल की कीमत 40,000 रुपए है। इसने बीमा नहीं भी कराया और ये पानी में गिर गया या खराब हो गया या चोरी हो गया, और ये वापस मिलने की संभावनाएं ना के बराबर है। तो न चाहते हुए भी इसको ये नुकसान हुआ, और इसको हम कहेंगे जोखिम तो था, न टाल पाया क्योंकि मोबाइल लेके चला था, तो वही हो गया कि जोखिम जो है उसने खुद सहा, स्व वित्तीयन किया उसका। एक और तरीका है जोखिम हस्तांतरण। बीमा कराना क्या है? बीमा कराना एक तरह से जोखिम हस्तांतरण है। मोबाइल 40,000 रुपए का चोरी हो जाता, तो इस कहीं ना कहीं किसी न किसी के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जा सकती थी। बीमा कंपनियां क्या करती हैं, जोखिम हस्तांतरण करती हैं, ट्रांसफर कर देती हैं। मोबाइल ओनर का 40,000 रुपए का मोबाइल था, उसने 1,000 रुपए देकर इसका इंश्योरेंस करा लिया, और अगर ये चोरी हो जाता तो बेसिकली 1,000 रुपए देके जो इसका रिस्क कवर था वो इसने कराया, तो कहीं ना कहीं इसका जो रिस्क है, जोखिम है, उसको ट्रांसफर कर दिया, स्थानांतरण कर दिया। तो वही इसके ऊपर बात है, जोखिम जोखिम द्वारा बीमाकर्ता को जोखिम अंतरण करना, वो उसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है ना? तो ये जोखिम हस्तांतरण के बारे में बात है। बीमा तथा आश्वासन। बीमा हम बात कर चुके हैं कि जैसे हमने शुरू में पढ़ा था, बीमा क्या है? बीमा आर्थिक मूल्य की सुरक्षा या वित्तीय लक्ष्य की सुरक्षा करना है, जो हम अपने मोबाइल के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? यहाँ पर बीमा शायद घटित होने वाली घटना की सुरक्षा, मतलब जरूरी तो नहीं है कि मोबाइल चोरी होगा, लेकिन हमने उसका पहले से ही इंश्योरेंस करा के रखा, ताकि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उस केस में हमें ज्यादा नुकसान ना सहना पड़े। ये बीमा की जो डेफिनेशन है एक तरह से दोबारा इन्होंने दी है, ताकि और अच्छी तरह से क्लियर हो सके। आश्वासन, निश्चित घटित होने वाली घटना की सुरक्षा। ठीक है ना? यहां पर इन्होंने कहा है निश्चित घटित होने वाली। अब एक मैं आपको बात बता दूं, आश्वासन मतलब निश्चित हुई, हम क्या मान के चल रहे हैं कि संभावना है। बीमा और आश्वासन जो हैं ये एक दूसरे के विपरीत हैं। बीमा में हम संभावना के ऊपर चलते हैं कि शायद ये मोबाइल चोरी हो सकता है, शायद कोई व्यक्ति मर सकता है। लेकिन आश्वासन में क्या है, कंफर्म है कि हाँ वो घटना घटित होगी ही होगी। अब मान लीजिए अगर हर बीमा कंपनियां इस तरह के बीमे करने लगे कि हाँ 1,000 रुपए लेके 40,000 रुपए का अगर वो नुकसान सहेंगी, तो शायद उनका चलना मुश्किल हो जाएगा। वो बीमा कंपनियां बहुत दिन नहीं चलेंगी और नुकसान में चली जाएंगी। तो बीमा संभावना के ऊपर है, आश्वासन कि हाँ वो बिल्कुल चीज घटित होने वाली है, ऐसा बिजनेस तो कोई भी नहीं करना चाहेगा। तो ये है आश्वासन, निश्चित घटित होने वाली घटना की सुरक्षा। इस तरह की सुरक्षा तो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं देता होगा कि एग्जैक्टली घटने वाली है और उसकी सुरक्षा देना, ये बीमा में नहीं है। तो बीमा और आश्वासन एक तरह से दोनों चीजें बिल्कुल उल्ट हैं। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे HLV। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हमेशा आज एग्जाम के टाइम में भी और एग्जाम के बाद भी इस कंसेप्ट की जरूरत हमें पड़ती रहेगी। देखते हैं HLV जो है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, कैसे काम करता है। अब ये देखिए कि यहाँ पर हमने बात की मोबाइल, मोबाइल की एक निश्चित हमें वैल्यू मालूम है कि 40,000 रुपए का है, क्योंकि हम पैसे खर्च करके आए हैं। अब बीमा तो जो होता है लाइफ इंश्योरेंस में, जिसका हम एग्जाम दे रहे हैं, उसमें लोगों का बीमा होता है। अब लोगों की वैल्यू कैसे मेजर करेंगे कि कितने की उसकी कीमत है? लोगों की कीमत मेजर करने का आसान सा तरीका है, ठीक है, उसके परिवार के लिए कितनी वो इनकम ले जा रहा है, ठीक है, उसको जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये उसकी HLV हो जाएगी, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति है जो 20,000 रुपए कमाता है,
यह है अपने परिवार के लिए 15,000 रुपए का इसका खर्चा है, 5,000 रुपए यह सेविंग करता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई इसके साथ दुर्घटना ऐसी हो जाती है कि दुर्घटना हो जाती है, तो ये 15,000 रुपए इसके परिवार को आने बंद हो जाएंगे। ऐसा क्या किया जाना चाहिए कि इसके परिवार को 15,000 रुपए सारी जिंदगी आते रहें? तो उसके लिए हम इसको 12 से गुना करेंगे। ठीक है, 12 से गुना करेंगे तो साल में 1,80,000 रुपए इसका अमाउंट हो गया। और इसको 13 से गुना करेंगे तो टोटल जो अमाउंट है वो निकल के आएगा। तो 13 से गुना करेंगे तो एक फिगर निकल के आएगी कि इसका इतना बीमा होना चाहिए ताकि परिवार को नुकसान ना हो फाइनेंशियली। उदाहरण के तौर पे मैं फिर एग्जांपल देता हूं। राम यहाँ पर है, राम की उम्र है, उम्र से HLV की बात कर रहे हैं, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। एक यह 20,000 रुपए कमाता है, इसके परिवार को दो हिस्सों में 5,000 रुपए इसकी सेविंग्स होती हैं और 15,000 रुपए परिवार का खर्चा है। अगर राम की आज डेथ हो जाती है तो ये इनकम बंद हो गई और उसके परिवार को लेकिन 15,000 रुपए चाहिए। यानी अगर हम साल का निकालें तो 1,80,000 रुपए उसके परिवार का खर्चा है। अब यहाँ पर मृत्यु राम की हुई है, उसके परिवार की नहीं। तो उसके परिवार को तो लेकिन नुकसान हो रहा है ना, ये पैसा उनको नहीं मिला। उसके परिवार के लिए ह्यूमन लाइफ वैल्यू इतनी होती कि उनको 1,80,000 सारी जिंदगी मिल सकते, लेकिन अभी मिलने बंद हो गए हैं। तो ऐसा क्या किया जाना चाहिए? जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो वैल्यू निकल के आएगी, जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू है। आम तौर पर यह 10 से 15 गुना होती है, 10 से 15 वार्षिक आय का होती है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे आप, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उससे आप इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको एक फिगर निकल के आएगी और वो फिगर उसकी वैल्यू होगी, क्योंकि अगर वो व्यक्ति नहीं भी रहता तो भी उसको इतना पैसा मिल सकता है। तो अब हमने देखा कि मोबाइल जब खरीदते हैं उसकी वैल्यू 20,000 रुपए है। एक व्यक्ति जिसकी 20,000 रुपए महीने की इनकम है, जिसके परिवार का खर्चा 15,000 रुपए महीने है, उसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैसे निकालेंगे? साल का खर्चा, महीने का खर्चा, साल का खर्चा उस 12 से गुना करके, और जो अमाउंट आएगा उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से गुना करेंगे, तो ये वैल्यू निकल के आएगी। तो इसका मतलब ये है, अगर कोई व्यक्ति है 20,000 कमाने वाला, महीने में 15,000 रुपए उसके परिवार का खर्चा है, तो उसको कितने का इंश्योरेंस करवाना चाहिए? 16,20,000 रुपए का उसका इंश्योरेंस होना चाहिए। ये फिगर यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आई। तो इसी तरह से लाइफ इंश्योरेंस में किसी व्यक्ति का जो अगर आपको वैल्यू या इंश्योरेंस करना है तो उस लेवल तक करिए कि उसके परिवार को नुकसान ना हो। मोबाइल तो चलो ठीक था, लेकिन उसके परिवार को ये इनकम आनी बंद ना हो जाए, इसलिए बीमा कराते हैं। ठीक है, संतुलित प्रीमियम की बात की जाती है। अब संतुलित प्रीमियम, इसके लिए क्या करते हैं, आपने जब LIC की पॉलिसी जब आप मार्केट में जाके सेल करेंगे तो आप देखेंगे कि जो प्रीमियम एक बार डिसाइड हो जाता है वो हमेशा ही सेम रहता है। अगर हम 2 लाख रुपए की पॉलिसी कर रहे हैं तो 20,000 रुपए जो प्रीमियम है वो हर साल 20,000 ही आपको देना पड़ेगा, साल दर साल। ये प्रीमियम समान है, इसीलिए इसको हम संतुलित प्रीमियम कहते हैं। पॉलिसी अवधि के दौरान समान रहने वाला प्रीमियम। ठीक है, कोई चेंज इसमें नहीं आता। इस प्रीमियम में दो हिस्से होते हैं, एक सेविंग का, लेकिन फिलहाल यहाँ पर बात ना करें तो ठीक है, लेकिन संतुलित प्रीमियम की मैं बात कर रहा हूँ। थ्रू आउट जो है प्रीमियम जो है सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। प्रीमियम के दो घटक होते हैं, एक सुरक्षा तत्व, एक नकद मूल्य तत्व। मतलब जब कोई 2 लाख रुपए की पॉलिसी कराता है तो LIC और 20 साल की पॉलिसी उसने कराई, तो LIC क्या करती है, उसको मैच्योरिटी देती है 5 लाख रुपए बना के। अब 20-20 हजार रुपए तो ये जमा कर रहा है, सॉरी 10 साल तक अगर ये करता है तो उसको अमाउंट कुछ ना कुछ बढ़ के मिलता है। 2 लाख की बजाय उसको 2,30,000 रुपए, 2,50,000 रुपए, कुछ भी जो अमाउंट है वो बढ़ के मिलता है, क्योंकि उसमें LIC बोनस डालती है, बोनस डिक्लेयर करती है। अब
बोनस किसको मिलेगा? बोनस इसलिए मिलता है क्योंकि प्रीमियम जो हम पे करते हैं 20,000 रुपए, इसमें दो हिस्से होते हैं। एक उसमें होता है इंश्योरेंस के लिए पैसे जाते हैं, कार की इंश्योरेंस की तरह। एक इंश्योरेंस के लिए उसमें हमारा सेविंग बचत तत्व होता है, जिसको LIC इन्वेस्ट करती है, और वो उसके ऊपर LIC को पैसे कमाई होती है, जिसके ऊपर वो LIC बोनस देती है, और उससे उसका पैसा बढ़ता है, क्योंकि उसको सेविंग का तरीका भी दिखाना है। तो आप देखेंगे आने वाले चैप्टर्स में यहाँ पर साफ बात उन्होंने क्लियर की है कि ये जो है सुरक्षा तत्व इन्होंने दिया है, सिर्फ और सिर्फ कवरेज, नो मैच्योरिटी, उसका हिस्सा भी होता है और सेविंग एलिमेंट भी होता है। अगर आप LIC को बोलेंगे कि नहीं मुझे सेविंग नहीं चाहिए, तो हमारे पास ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसीज भी हैं, कार इंश्योरेंस की तरह। अगर कोई दुर्घटना हुई तो परिवार को पैसे मिलेंगे, लेकिन मैच्योरिटी नहीं होती। लेकिन अगर आपने कहा कि नहीं मुझे बचत भी चाहिए और मुझे सुरक्षा तत्व भी चाहिए, तो उस केस में आपको प्रीमियम थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। तो आमतौर पर प्रीमियम के अंदर दो तत्व होते हैं, एक सुरक्षा तत्व और एक नकदी, जिसको इन्होंने बोला हुआ है नकदी मूल्य, नकद मूल्य तत्व या बचत। क्योंकि बचत तत्व होगा तभी आपको मैच्योरिटी मिलेगी, क्योंकि उस पैसे को LIC ने इन्वेस्ट किया है। अगर वो पैसा ही नहीं होगा हमारे पास, तो किसी तरह का कुछ आपको नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत क्या है? कोई व्यक्ति है, वो कहता है कि उसका मोबाइल 20,000 रुपए का है, तो हालांकि उसने जो इंश्योरेंस कराया है, जो सम अश्योर्ड लिया है, जो बीमाकृत राशि ली है, वो 10,000 रुपए ली है। क्योंकि इसके पास 100 रुपए थे, 100 रुपए देने के बाद किसी भी कंपनी ने उसका जो इंश्योरेंस किया वो 10,000 रुपए का किया। मोबाइल की जो वैल्यू थी वो 20,000 रुपए थी। तो अगर कोई दुर्घटना होती है, मोबाइल चोरी होता है, तो कंपनी 10,000 रुपए देगी, ना कि 20,000, क्योंकि जहां तक वो बीमा कराया गया था उतना ही वैल्यू मिलेगा। तो ये क्षतिपूर्ति का सिद्धांत जो है, नुकसान की सीमा तक भरपाई ये करता है। ये सिद्धांत केवल गैर जीवन बीमा पर लागू होता है। जीवन बीमा को आश्वासन सुविधा भी कहा जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिए क्या मैं कहना चाहता हूँ। क्षति कितने की हुई? यहाँ पर आप देखिए 20,000 रुपए की, लेकिन आपने 10,000 रुपए का बीमा कराया था, तो 10,000 तक का वैल्यू दे रहे हैं। LIC में जो पूरा का पूरा अमाउंट, कितने की कोई वैल्यू थी, उस चीज से वो नहीं होती। अब थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस करने की जरूरत है। आप देखिए कि जो इंश्योरेंस है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस मतलब जीवन बीमा। एक है जनरल इंश्योरेंस, ठीक है, गैर जीवन बीमा, या इसको नॉन लाइफ भी बोलते हैं। जिनमें जीवन है वो आमतौर पर आदमी जो होते हैं, ह्यूमन बीइंग, उनकी बात हो रही है, और यहाँ पर कार, मोटर, उनका। तो इसमें जो, जैसे हमने कहा क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, उनमें हमें मालूम है कोई चीज कितने की है, तो वहां पर क्षतिपूर्ति हम कर देते हैं गैर जीवन बीमा में। लेकिन जीवन बीमा के अंदर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता। किसी व्यक्ति की कितनी क्षति है, कोई मान लीजिए व्यक्ति है, राम है, राम के परिवार के लिए राम की क्या वैल्यू है, इसे मापना मुश्किल था। तो क्षति हुई राम के न रहने से, तो कितना नुकसान हुआ ये कहना मुश्किल था। इसीलिए हम परिवार के लिए, परिवार कोई कहता कि इसका हमारे लिए तो 20 लाख रुपए वैल्यू थी, हमारे लिए तो इमोशनली 50 लाख रुपए वैल्यू थी, हमें 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए, कोई कहता है 1 करोड़ का, लेकिन ये नापना मुश्किल था। तो इसीलिए जीवन बीमा में हम क्षतिपूर्ति का सिद्धांत को नहीं मानते हैं। ये गैर जीवन बीमा में जो कार इंश्योरेंस है, मोटर इंश्योरेंस है, उनका उन्होंने फिक्स किया हुआ है, 1 साल के बाद इतने की वैल्यू रह जाएगी, दूसरे साल के बाद इतनी की वैल्यू रह जाएगी, वो फिक्स है। तो क्षतिपूर्ति का सिद्धांत गैर जीवन बीमा में लागू होता है, लाइफ इंश्योरेंस में लागू नहीं होता, क्योंकि एग्जैक्ट अमाउंट बताना मुश्किल होता है। लाइफ इंश्योरेंस में जितने की पॉलिसी ली गई है सम अश्योर्ड, वहां तक जो है अमाउंट देते हैं, और ये निश्चित है, आश्वासन बीमा होता है कि हाँ जितने की आपने पॉलिसी दी है
उतने का ही हम आपके फैमिली को क्लेम देंगे। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि राम की एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी। तो सती पूर्ति का सिद्धांत गैर जीवन बीमा कंपनियों पे लागू होता है, लाइफ इंश्योरेंस पे आश्वासन जो बात हो रही है कि वो सिद्धांत जो है लागू होता है, जितने का बीमा कराएंगे उतना ही क्लेम मिलेगा। थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि आप जो टर्म्स हैं उनको भी, उनके ऊपर भी ध्यान दें कि कौन कौन सी टर्म हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदी में कंसेप्ट इतने मुश्किल नहीं है, कंसेप्ट काफी आसान है, लेकिन अगर जो टर्म है, जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं, वो थोड़े से अगर आप उनके ऊपर ध्यान देंगे तो काफी आराम से आपको उसमें समझने में मदद मिलेगी। ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा आप। हम चैप्टर 3 में आ गए हैं, 1 और 2 हमने पीछे क्लियर कर लिए जो बेसिक मेन मेन कंसेप्ट थे। अब बात करते हैं बीमित। बीमित वो जिसने की पॉलिसी ली, पॉलिसी यानी संविदा, और बीमा करता वो जिसने की पॉलिसी की यानी LIC। तो यहां पर 3 लोग हैं, पॉलिसी लेने वाला, पॉलिसी धारक, पॉलिसी, और बीमा करता यानी LIC। इनके बीच में, बीमित और LIC के बीच में पॉलिसी कब होती है? जब बीमा करता प्रतिफल या प्रीमियम या कंसिडरेशन, जब उसको प्रीमियम देता है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मैं इतने समय तक आपको किस्त भरूंगा, और बीमा करता ये वादा करता है कि अगर कोई घटना घटी वो, तो वो बीमित को जो है बेनिफिट देगा। अब घटना दो तरीके की है, या तो कोई दुर्घटना हो गई या मैच्योरिटी हो गई। मैच्योरिटी हुई तो बीमा को पैसे, बीमित को पैसे मिलेंगे, और कोई घटना घटी तो उसके नमिति को पैसा जाएगा। तो यहां समझने की जरूरत है, बीमित माने जिसका बीमा हुआ, लाइफ एश्योर्ड, संविदा माने पॉलिसी, बीमा करता माने इंश्योरर, और ये इसको प्रीमियम देगा और बीमा करता इसको आश्वासन देता है। तो यहाँ पर लिखा है बीमित घटना के घटित होने पर बीमा धन का भुगतान होगा। इसके साथ कोई दुर्घटना हो गई तो बीमा धन किसको मिलेगा? उसके नमिति को, नॉमिनी को। अब वैलिड कब होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट? बेसिकली संविदा एक पॉलिसी, हिंदी में पॉलिसी कहिए या कॉन्ट्रैक्ट कहिए। वैध संविदा के लक्षण, वैलिड कोई कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है इन दोनों के बीच में, लाइफ अश्योर्ड जो बीमा खरीद रहा है, और बीमा LIC या बीमा करता कंपनी, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड होगा, उसके क्या लक्षण हैं, तो उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर आप पॉइंट देखेंगे, पहला पॉइंट है लक्षण क्या क्या है। ये एग्जाम में थोड़ा सा आ जाता है, लेकिन इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। प्रस्ताव, ये पॉइंट सिस्टम इन्होंने दिया हुआ है। पहला है प्रस्ताव और स्वीकृति, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंडीशनल हो। बीमा, बीमित व्यक्ति प्रस्ताव करता है LIC से, बीमा करता से, कि जो आपकी जो पॉलिसी आपने लॉन्च की है, जो कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, उससे मैं सहमत हूं, ठीक है, और मैं इस चीज से सहमत हूं कि मैं आपकी पॉलिसी लेना चाहता हूं, और उसको बिना किसी शर्त के मानता हूं। अब LIC ने कहा है कि 8 साल से लेकर 55 साल तक की हमारी एक पॉलिसी है। अगर बीमित उस उम्र में है तभी तो पॉलिसी ले पाएगा। तो बिना कोई शर्त, जो कंडीशन बीमाकर्ता ने लगा दी अपनी पॉलिसियों पे, वो बिना शर्तें बीमित को माननी पड़ेगी, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा। अब ऐसा तो होगा नहीं ना कि अगर कोई पॉलिसी ऐसी है जिसमें 18 साल से लेकर 50 साल के व्यक्तियों के लिए वो पॉलिसी LIC में है, और कोई व्यक्ति आके बोले नहीं आप इसकी टर्म जो है आप 17 साल से इसको कर दीजिए मैं तब लूंगा, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि बिना किसी शर्त के प्रस्ताव जो है प्रस्ताव जो है वो स्वीकृति देगा। तो चलो ये तो बात हो गई कि वो बिना किसी शर्त के, मतलब 18 साल से, और 18 साल से लेकर 50 के, ये तो एक कंडीशन है। ऐसी बहुत सारी कंडीशन बीमा करता यानी LIC ने लगाई होंगी। तो उन सारी कंडीशंस को जिसने पॉलिसी लेनी है, बीमित व्यक्ति बोले या लाइफ अश्योर्ड बोले, वो सारी कंडीशंस को मानेगा, तब पहला पॉइंट क्लियर होता है। और ठीक है वो, लेकिन उसके लिए उसको कुछ पे करना पड़ेगा। वो कहता है कंडीशन चलो ठीक है, 18 साल का 19 साल का व्यक्ति था, उसने कहा कि मैं चलो LIC के साथ एक पॉलिसी करता हूँ। अब उसके लिए पॉलिसी कर दी उन्होंने 5 लाख रुपए की, उदाहरण के तौर पर। तो पॉलिसी तो जब वैलिड होगी ना जब ये प्रीमियम पे करेगा,
किस्त भरेगा और उस किस्त को बोलते हैं प्रतिफल या प्रीमियम। हर साल कुछ ना कुछ देगा, तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, वो पॉलिसी वैलिड होगी। अगर ये बीच में उसको छोड़ देता है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। मतक्य, ये है विचारों का मिलना। अगर दोनों जो दोनों पक्ष हैं, वो उनके बीच में सहमति नहीं होती। बीमित ने बिल्कुल समझौता किया है कि जो एलआईसी की पॉलिसी है उसके साथ वो तैयार है। तो और बीमाकर्ता भी कहता है कि हाँ, पॉलिसी कब इशू होगी, जब वो व्यक्ति उन सारी कंडीशंस को मान रहा है जो एलआईसी ने लगाई हैं, तभी तो वो होगा। तो इन दोनों के जब विचार मिलेंगे, तभी वो पॉलिसी आगे हो सकेगी। तो इसको मतैक्य में विचारों का मिलना, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर बन जाता है। सामर्थ्य, ये सामर्थ्य भी है। ऐसा नहीं है कि इसने एक बार पॉलिसी ले ली, 10,000 रुपए 20,000 रुपए की किस्त भरी, अगली बार उसमें सामर्थ्य नहीं है किस्त भरने का, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड नहीं रहेगा, पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। साथ ही साथ एलआईसी ने 5 लाख रुपए की पॉलिसी इसको दी है, तो किस्त भले ही इसने एक भरी है और कोई में दुर्घटना हो जाती है, तो ये जो संविदा है इसके हिसाब से उसके नमिति को 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ये सामर्थ्य एलआईसी में होना चाहिए क्लेम देने का या बुनियाद मैच्योरिटी देने का, और उस व्यक्ति में सामर्थ्य होना चाहिए कि वो किस्त भर सके। तो यहाँ पर सामर्थ्य उसमें होना चाहिए, 18 साल से अधिक होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, कानून द्वारा अनुमत होना चाहिए। उद्देश्य की वैधता, ये चीजें जो हैं, उद्देश्य की वैधता, ये ऐसा पॉइंट है कि वो कोई व्यक्ति इसमें, मतलब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, वो क्यों ले रहा है उस पॉलिसी को, उसका कोई उद्देश्य है। या तो वो बचत करना चाहता है, ठीक है, या वो अपने बच्चों के लिए कोई शादी के लिए प्रोग्राम कोई प्रबंध करना चाहता है, पेंशन के लिए प्रबंध करना चाहता है, किसी भी कारण से। तो उन उद्देश्यों की, उनका जो पॉलिसी लेने का मकसद है वो वैध होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज 5 लाख रुपए की पॉलिसी ली, अगले दिन 2,000 रुपए महीने की किस्त दी और अगले दिन जाके सुसाइड कर लिया, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा। आप आगे पढ़ेंगे, सुसाइड में भी पैसे मिलते हैं, लेकिन 1 साल के बाद, अगर कोई व्यक्ति 1 साल के बाद सुसाइड करता है तो भी पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पर 2,000 के हिसाब से आप देखिए, उसको कोई क्लेम ही नहीं मिलेगा। तो उसके पीछे वक्त, जो मकसद है पॉलिसी लेने के पीछे या संविदा करने के पीछे, वो वैध होना चाहिए। स्वतंत्र सहमति, दबाव वगैरह नहीं होना चाहिए। धोखाधड़ी करने के लिए या गलत बयानी करते हैं या इस तरह की कोई गलती करते हैं, तो भी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो पॉलिसी है, वो वैध नहीं होगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं, दूसरा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे हमने पीछे चैप्टर 2 में पढ़ा था क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, वैसे ही एक सिद्धांत है बीमा योग्य हित। इंग्लिश में इसको कहते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो ये बहुत जरूरी है, ये कंसेप्ट अगर आप याद रखेंगे तो शायद फ्यूचर में भी काम आएगा। प्रस्तावक का बीमित वस्तु व्यक्ति में हित, मतलब कि ये है कि यहां पर एक व्यक्ति है राम। राम किसका इंश्योरेंस करा रहा है, उसमें उसका क्या बीमा योग्य हित है या नहीं है, वह देखी जाती है। प्रस्तावक और बीमित वस्तु, बीमित वस्तु में किस तरह का क्या क्या रिलेशन है। राम अगर खुद के इंश्योरेंस की बात करता है, तो अब अंतर समझिए कि यहाँ पर राम प्रपोजर है। अगर ये अपनी लाइफ पे ही पॉलिसी ले रहा है, तो बीमित व्यक्ति भी यही है और प्रपोजर भी यही है। तो हाँ, बिल्कुल यह अच्छा सोच रहा है, इसकी पॉलिसी हो जाएगी। ठीक है, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ये पॉलिसी करना चाहता है। लेकिन मान लीजिए ये राम, सीता इसकी वाइफ है, उसके लिए भी पॉलिसी करवा सकता है, तो इसका बीमा योग्य हित बनता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। उसके ना रहने से इसको कई तरह के नुकसान हो सकते हैं, इसीलिए ये इंटरेस्ट बनता है। तो जो बीमा योग्य हित होता है वो क्या करता है, माता पिता, पति पत्नी और बच्चे, यहां तक ही वैलिड होता है। ये नहीं हो सकता कि राम का एक फ्रेंड है राहुल,
या राम का एक नेबर है ऋषि, इनका बीमा वो करे, तब ये संभव नहीं होगा। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि राहुल के ना रहने से किसी तरीके का कोई हानि जो है राम को नहीं रहेगी। ऋषि जो कि उसका पड़ोसी है, नेबर है, दोस्त है, अगर उसको उसके वो नहीं रहता है तो राम को कोई परेशानी नहीं होगी। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। क्यों हम ये बात करते हैं? किसी तरह की कोई गलत नियत से बीमा ना कराए। आपने अपने दोस्त का बीमा करा के और उसका नॉमिनी बनने की कोशिश करके और कोई दुर्घटना ना किस तरह की कोई ना करे, तो इसलिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी देखा जाता है जीवन बीमा में, कि किसके बीच में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, कौन किसका बीमा करा सकता था, करा है। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर लिखा है माता पिता, पति पत्नी और बच्चे। यहां बहन भाई भी नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन बहन भाई के रिलेशन मतलब, कहने का मतलब क्या है कि वो उसका बीमा नहीं करा सकते, क्योंकि बहन भाई की अलग फैमिली हो जाती है शादी के बाद। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो कुंवारे हैं तो बिल्कुल ठीक है, वो एक ही परिवार में रहते हैं तो बीमा योग्य हित बनता है, लेकिन वैसे नहीं, शादी के बाद उनके अलग परिवार हो जाते हैं। बीमा योग्य वित्तीय हानि मतलब क्यों करा रहे हैं, किस तरह की फाइनेंशियल लॉस जो हो जाता है किसी भी तरीके का इनके। अगर सीता का इंश्योरेबल इंटरेस्ट राम में है, राम नहीं रहेगा, तो अर्निंग मेंबर अगर ये है तो सीता की अर्निंग को अर्निंग नहीं रहेगी, तो इसके कारण भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट इसमें आपस में बनता है। ऐसे ही ये जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, माता पिता, पति पत्नी और बच्चे, इनके बीच में ही सिर्फ बीमा योग्य हित होता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। वित्तीय हानि फाइनेंशियल लॉस, यहां तो ये रिलेशन की बात थी, यहां पर फाइनेंशियल लॉस। एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, इस कंपनी में एक एम्प्लॉय है राम, दोबारा वही एग्जांपल लेते हैं। राम जो है वो 10 लाख रुपए की सैलरी लेता है और कंपनी को 1 करोड़ रुपए का काम करके देता है। अगर राम नहीं है तो कंपनी को 1 करोड़ का नुकसान होगा पहले साल, और जब तक राम जैसा कोई व्यक्ति कंपनी को नहीं मिलता, ऐसे कई करोड़ कई सालों तक नुकसान होते रहेंगे। इसीलिए जो एम्प्लॉयर है, जो नियोक्ता है, नियोक्ता का मतलब एम्प्लॉयर, कर्मचारी, जो कि यहाँ पर राम है कर्मचारी जो है, ठीक है, उसका उसका इन दोनों का भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, बीमा योग्य हित एक दूसरे में है। कंपनी चाहे तो, नियोक्ता चाहे तो कर्मचारी का बीमा करा सकती है, लेकिन कितना, वो यहां पर लिखा हुआ है, मासिक वेतन की सीमा तक। ठीक है ना, क्योंकि कंपनी को नुकसान हो सकता है, तो उसकी जो इनकम है उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि कितना इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। कंपनी अगर मान लीजिए 100 करोड़ की है, तो ऐसा नहीं है कि वो 100 करोड़ का 100 करोड़ इंश्योरेंस जो है राम का करा दे, कि राम के दुर्घटना होने पर या छोड़ जाने पर या कैसी भी कंडीशन में कंपनी को 100 करोड़ मिल जाए, वो नहीं हो सकता। केवल उसकी इनकम तक ये केवल वैलिड होगी। अगला, लेनदार या गारंटर या पार्टनर्स। लेनदार, अब मान लीजिए राम है, राम ने किसी से पैसे लिए हुए हैं, राम ने 2 लाख रुपए किसी से लिए हुए हैं, और मान लीजिए श्याम से लिए हैं। अब अगर राम को कुछ हो गया तो श्याम को नुकसान होगा, तो लेनदार देनदार में भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, तो वो भी, वहां पर भी बीमा योग्य हित की बात की जाती है। दो पार्टनर एक ही बिजनेस को चला रहे हैं, कंपनी के एक या दो पार्टनर हैं, राम और राहुल, दोनों मिलके इस कंपनी को चला रहे हैं। अगर कोई एक नहीं रहता तो कंपनी का जो बिजनेस है, वित्तीय हालत भी खराब हो सकती है, कंपनी का बिजनेस जो है उसमें भी नुकसान हो सकता है। तो बिजनेस पार्टनर्स, दो साझेदार का मतलब है बिजनेस पार्टनर्स, इनको भी, इनका भी एक दूसरे में बीमा योग्य हित है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बीमा योग्य हित नहीं है, फियांसी का नहीं है। इस तरह की चीजों को थोड़ा सा समझिए, कि जो यहां पर लिखा हुआ है सिर्फ उनमें ही इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। इसका मतलब नियोक्ता, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का, माता पिता अपने बच्चों का, पति अपने पत्नी का, और बच्चे अपने माता पिता का इंश्योरेंस करा सकते हैं। इसके अलावा नहीं, दूसरे कोई लोग, कोई भी वगैरह किसी भी व्यक्ति का बीमा नहीं करा सकता। इसलिए इस हित को लेके आए हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति ए किसी
पड़ोस के व्यक्ति का बीमा करा के किसी तरह का कोई नाजायज फायदा ना उठा ले, इसलिए ये बीमा योग्य हित है और ये इंश्योरेंस में बहुत ज्यादा वैलिड भी है। अब देखते हैं बीमा योग्य हित हम क्या कहते हैं। आज हमारे पास, हाँ, जैसे हमने कहा गैर जीवन बीमा, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और ओशियन इंश्योरेंस या समुद्री इंश्योरेंस, 3 इंश्योरेंस हैं। कहाँ कहाँ उपस्थित होता है, कहते हैं जब LIC कर रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी कर रहे हैं, तो जब वो पॉलिसी ले रहे हैं तब की बात कह रहे हैं। आज जब पॉलिसी हो रही है, इसी में एक्सप्लेन करते हैं हम आपको। यहाँ पर आज पॉलिसी करी, राम और श्याम हस्बैंड वाइफ थे, सॉरी राम और सीता हस्बैंड वाइफ थे, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट था, कल को इनका डिवोर्स हो गया, अब ये बीमा योग्य हित नहीं है। तो जब कब देखा जाता है, जब हम पॉलिसी प्रपोज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ठीक है जी आप अपनी पॉलिसी जो है, आज ये हस्बैंड वाइफ हैं तो एक दूसरे को प्रपोज कर सकते हैं कि हाँ जी एक राम जो है सीता को के लिए पॉलिसी ले सकता है, सीता जो है राम के लिए पॉलिसी ले सकती है। लेकिन अब इनका डिवोर्स हो गया है, तब ये इनसे कोई लेना देना नहीं है, तब इनका इंश्योरेंस इंटरेस्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बीमा योग्य हित खत्म हो गया। तो जब पॉलिसी शुरू होती है जीवन बीमा में, तो बीमा योग्य हित कब देखा जाता है, जब वो पॉलिसी शुरू हो रही है। बाद में किसके साथ क्या हो रहा है वो उसकी परवाह हम नहीं करते हैं। हम ये देखते हैं कि आज जब पॉलिसी हो रही है तो उसका जो प्रस्तावक है, बीमा बीमित व्यक्ति में उसका कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट है या नहीं है। अब देखते हैं गैर जीवन बीमा, शुरुआत और दावे के समय। इसका उदाहरण मैं देता हूं। राम के पास एक बाइक है, राम अपनी बाइक का ही तो इंश्योरेंस करवाएगा, जनरल इंश्योरेंस में नॉन लाइफ कहा गया, तो इसलिए हम बात कर रहे हैं राम और बाइक। राम के पास बाइक है और राम ने अपनी बाइक का इंश्योरेंस कराया। ऐसा तो नहीं है कि राम किसी थर्ड पार्टी, श्याम की या राहुल की बाइक का इंश्योरेंस अपने पैसों से कराएगा। ठीक है, तो जनरल इंश्योरेंस में इन दोनों का बीमा योग्य हित तब होगा शुरुआत में, आज हम पॉलिसी करा रहे हैं तो इन दोनों का रिलेशन होना चाहिए, राम की बाइक होनी चाहिए। कल को कोई दुर्घटना हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि अब ये बाइक किसके नाम पे है उस चीज को भी देखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आज राम की पॉलिसी, जो राम के पास बाइक थी, इसने इसका इंश्योरेंस कराया, कल को इसने इसको राहुल को बेच दिया, तो जब ये किसके पास है उसको हम देखेंगे कि ये किसके साथ, किसके पास वो बाइक है, तो उसके हिसाब से क्लेम लेते हुए, और क्लेम जब पॉलिसी शुरू हो रही है तो उस दोनों टाइम बीमा योग्य हित देखा जाएगा। ऐसा नहीं कि राम की बाइक थी, राम ने इसकी वो कराई, इंश्योरेंस कराई, और जब कोई दुर्घटना हुई तो राम को पैसे मिलेंगे। अब वो बाइक जो है वो राहुल की हो चुकी है, तो उस टाइम भी हम इसका हित देखेंगे कि वो बाइक है किसकी। तो लाइफ इंश्योरेंस में जब पॉलिसी ले रहे हैं तब, और जनरल इंश्योरेंस में पॉलिसी ले रहे हैं तब और क्लेम दे रहे हैं तब, दोनों के बीच में दाव जो है बीमा योग्य हित देखा जाएगा। समुद्री बीमा में केवल दावे के समय, ठीक है, कि अगर समुद्री बीमा है तो उसमें केवल दावा जब क्लेम आया हुआ है तब देखेंगे कि जो उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है या नहीं है। ठीक है, तो ये 3 चीजें समझने की हैं, इसको याद करने की है, थोड़ा मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। तो ये वाला एक पार्ट है। इसमें सिद्धांत जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तीसरा एक सिद्धांत है सद्भाव का सिद्धांत, ये भी बहुत अच्छा सिद्धांत है, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। इसको अगर इसको बोलते हैं परम, यहाँ से डिलीट हो गया है ये, इसका जो मतलब है वो है परम सद्भाव का सिद्धांत। परम सद्भाव का सिद्धांत, इसका पहले मतलब समझाने की कोशिश करूंगा मैं, लेकिन थोड़ा पढ़ते हैं। प्रस्तावित जोखिम के बारे में स्वेच्छा से पूर्ण बताना, चाहे पूछा जाए या ना पूछा जाए, प्रस्तावक की जिम्मेदारी होती है। तो स्टेटमेंट है, लेकिन ये परम सद्भाव का सिद्धांत क्या है ये थोड़ा बताता हूं मैं। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। एक एजेंट है, वो किसी पार्टी के पास पहुंचा, राम के पास पहुंचा कि मेरे को इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। अब राम की क्या जिम्मेदारी बनती है, राम को 3 साल पहले टीबी हुई थी, आज राम स्वस्थ है। एजेंट ने राम से पूछा कि राम क्या आप कभी बीमार हुए थे,
तो ये जिम्मेदारी राम की बनती है कि वो बताए कि हाँ 3 साल पहले मुझे टीबी हुई थी। एजेंट राम के अंदर घुस के नहीं देख सकता है कि क्या है। राम को जैसे जो राम बताएगा वही एजेंट अपनी रिपोर्ट में लिखेगा। तो यहाँ पर प्रिंसिपल जो अटमोस्ट गुड फेथ है वो राम के ऊपर लागू होता है कि राम स्वेच्छा से बताए, यहाँ पर प्रस्तावित जोखिम के बारे में स्वेच्छा से पूर्णतः बताए, चाहे पूछा जाए या ना पूछा जाए। ये प्रस्तावक की जिम्मेदारी है, इसको निभाना पड़ेगा। आज अगर ये कहता है कि ठीक है जी, मुझे कभी कोई बीमारी नहीं हुई थी, तो एजेंट तो वही लिखेगा। तो किसकी जिम्मेदारी थी ये? प्रस्तावक की जिम्मेदारी थी परम सद्भाव का सिद्धांत निभाने की, कि हाँ जी मैं अपनी पूरी होशो हवास में जो आपको बता रहा हूँ वो पूरी तरह से ठीक है। कल को अगर कोई परेशानी होगी तो राम को परेशानी होगी, क्योंकि राम ने झूठ बोला है। ठीक है। अब परम सद्भाव का सिद्धांत कैसे भंग हो जाता है? सिद्धांत निभाने की जिम्मेदारी हालांकि दोनों की ही है, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी पर जो क्लाइंट है, जो पॉलिसी ले रहा है, उसकी है। अब कब ये प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट फेथ, गुड फेथ, परम सद्भाव का सिद्धांत भंग हो जाता है? नंबर 1, जैसे इन्होंने पॉइंट दिए हुए हैं, अप्रकटन, गलती से छूट जाना या सारहीन समझकर ना बताना। राम ने सोचा कि टीबी तो हुई थी, अब तो ठीक है, अब भले ही ना बताऊं, तो इसने ये पालन किया ही नहीं राम ने कि अटमोस्ट गुड फेथ का। तो इसका मतलब यहाँ पर किसकी गलती है? अप्रकटन, गलती छूटा हो चाहे ना बताया हो, ये इससे परम सद्भाव का सिद्धांत भंग हो गया है। छुपाव, धोखा देने की नियत से, शायद इसको आज भी टीबी हो, इसने सोचा हो कि बाई चांस मुझे कभी टीबी हो जाए दोबारा और कोई गलती से मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाए, मेरे परिवार को फायदा मिल जाए, अपने परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए भी एजेंट से इसने झूठ बोला हो। तो ये यहाँ पर छुपा लिया कोई इसने, इसने अपनी गलत नीयत से, धोखा देने की नीयत से नहीं बताया, तो भी कपटपूर्ण गलत बयानी, गलत जानकारी दी इसने, तो यहाँ पर सद्भाव सिद्धांत भंग हो गया। निष्कपट गलत बयानी, गलत जानकारी को सच समझकर बताना। ठीक है। तो ये कई सारी हैं, इसको जानकारी गलत, इसने कहीं से भी जो भी गलत इंफॉर्मेशन दी, तो कहीं कुल मिला के इसकी जिम्मेदारी थी कि ये सारी इंफॉर्मेशन एजेंट को बताए। ठीक है, लेकिन इसने नहीं बताई। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये जो प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ है, ये 2 साल तक वैलिड होता है। आज राम ने कहा कि मैं फिट हूं, भले ही इसको 2 साल पहले, 3 साल पहले टीबी हुई थी। अगर ये 2 साल तक ठीक ठाक रहता है, तो इसके बाद यह समझा जाएगा कि जो स्टेटमेंट इसने दिए वो पूरी तरह से फिट है, पूरी तरह से ओके हैं। इसके बाद फ्यूचर में इस तरह की, अगर इस 2 सालों में इसको कोई परेशानी नहीं होती और फ्यूचर में इसको फिर टीबी हो जाती है, तो यही समझा जाएगा कि इसने अटमोस्ट का गुड फेथ का पालन किया है, क्योंकि जो ये कह रहा है वह 2 साल तक एज इट इज वैलिड होगा। तो ये अटमोस्ट जो गुड फेथ का सिद्धांत है ये वैलिड रहता है। ठीक है। तो परम सद्भाव के सिद्धांत की जिम्मेदारी उसकी है। अगर वो गलत बयानी करता है तो इन कारणों से क्लेम रिजेक्ट किया जा सकता है।